कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। वादा आपसे किया कि 5 फरवरी के दिन आपको टॉप कराऊंगा। जी हाँ, इसी तरह का पेपर आपके लेकर आया हूं। एक बार इस पेपर को पूरा सोल्व कर लोगे ना तो मेरी जवाबदारी है आपको, ठीक है, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये तो आपका देखिए फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन पेपर जो मैं बता रहा हूं इनमें से याद करके आप जरूर जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाकों का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तुलसीदास। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह। देखो पढ़ो वही कि जो एग्जाम में आए। ठीक है, मैं ऐसी चीजें ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आएगी। ठीक है, चाहे आप पेपर से आने के बाद एक बार मिलान करिएगा, है ना। ठीक है, कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का जो असली नाम है वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। नेताजी की जो मूर्ति हो सग बरबर की बनवाई गई थी। यदि हम बात करें जोड़ी की, नई अंकों वाली रचना नाटक। आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में प्रत्येक में जाएगा प्रतिधनेक। मैया आ जाएगी कड़वा तेल लगाती है। योग का संदेश उद्धव। पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप तो बढ़िया से मेहनत करो। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप तो एक बार कंप्लीट करके जाओ। भले अलग से पढ़ो, मैंने कब बोला कि आप अलग से मत पढ़ना, पढ़ो, पर ये एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, शब्द और अर्थ के संबंध को हम कहते हैं शब्द शक्ति। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या मानी गई तो 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी एकदम राइट रहेगी। यहाँ से अपन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। क्या? बिल्कुल राइट बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, सत्य है। तो यहाँ से देखिए सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेखक ने देखा तो मन में ये कमी खटकी कि उनकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था। ये सामान्य से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है। ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का नायक क्यों कहा गया? देखिए, शहनाई जो होती है ना, मंगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। जैसे जो हमारे खुशी का समारोह है ना, उन पर हमारी शहनाई बजाई जाती है। इसे मंगल ध्वनि, इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं। अर्थात वहां ध्वनि जो मंगलकारी हो, ठीक है, ठीक है भैया, मंगलकारी हो, उसे अपन क्या कहते हैं? मंगल ध्वनि कहते हैं। और यहां ध्वनि प्रातः काल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधना में लगे। अब अगला है आपका, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो देखिए, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था। उस समय तन पर ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की जो भावना है उसने ही सुई धागे का आविष्कार किया होगा। धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े के पत्ते या कपड़े से तन ढकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई होगी। ठीक है, यहाँ से आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत, ये भगत है ना, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद जो भगत है ना, वो 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे।
उनके बाल सफेद हो गए, उनके बाल किस हो गए थे, सफेद हो गए थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। ठीक है, उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। ये आपका, ठीक है, ये आपका बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत की विशेषता है कि वो 60 वर्ष के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल सफेद हो गए थे, उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था, गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, इनकी भाषा शैली बतानी है, रचनाएं बतानी। ये अपने एमपी बोर्ड में इतना ही आता है ना, कोई जीवन परिचय के अंतर्गत ज्यादा चीजें नहीं आती। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय ना, ये आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछता है ना कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या किया, ये एमपी बोर्ड में नहीं आता है अपने में। यहाँ से जब भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसको। रचनाएं देखिए, अतीतों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भाषा शैली में अपन बात करें तो भाषा आ जाएगी। इनकी भाषा कैसी थी, व्यवहारिक थी, इनमें सजीव सरलता, ठीक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे, कहावतें, ये मुहावरे कहावतों से भाषा की सुंदरता आ गई है। चलिए आगे देखते हैं शैली। इसकी शैली की जो विविध रूप है निम्न प्रकार के हैं। वर्णनात्मक शैली है, सबसे पहली क्या है, वर्णनात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु अथवा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा ये किसी वस्तु अथवा है, ये घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है, समय करते समय इस शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, भावात्मक शैली, इस शैली, यहां शैली इनकी प्रधान शैली है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता देखने को मिलती है। तीसरा है आपकी प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहा है। अब अगला है आलोचनात्मक शैली। तो बेनीपुरी की समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है भैया। अगला है आपका साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है कि महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी का जो नाम है वो साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे आपका है यशपाल जी का। तो जैसा कि एमपी बोर्ड में ये आपका जीवन परिचय यहाँ से नहीं पूछता, रचनाओं से पूछता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रचनाएं देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन, भाषा शैली। तो भाषा, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। कौन सी भाषा में की इन्होंने, व्यवहारिक। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्द का देशज विशेष विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। और मुहावरे और एवं लोकोक्तियों से आपकी भाषा में चमत्कार आ गया है। शैली, शैली में क्या है, इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। वर्णनात्मक शैली, यशपाल ने घटना, स्थिति, वातावरण आदि पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए इस शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग तथा हास्य का व्यंग विधान किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो साहित्य में स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरणीय किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसमें आपका मुहावरा दे गया, अंधों में काना राजा तो मूर्खों में
मध्य अल्पज्ञ। पांचवी पास, तो राजेश के गांव में सभी अनपढ़ है, इसलिए अपने गांव में वहां अंधों का काना राजा के समान। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसका अथवा है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो प्रत्यक्ष अनुभव की घटित होते रहते देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगों की नवीनता, लघु मानववाद, प्रतिष्ठा। नई कविता के दो प्रमुख कवि हैं, नरेश मेहता, कुंवर नारायण सिंह। हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय, इसमें ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, यहाँ से पूछी जाएगी रचनाओं से, है ना। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, ये सब क्या है? तुलसीदास जी की रचना। यदि हम बात करें तो इनकी काव्यगत विशेषता होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं भाव पक्ष, है ना, भक्ति भावना। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति में असीम दैन्य अनन्य आत्मा का समर्पण है। ये हो गया उनका भाव पक्ष में पहले भक्ति भावना। दूसरा जाएगा समन्वयवादी विचार, उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, राम भक्त होते हुए भी ये सभी देवी देवताओं को वंदना की। अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि 2 नंबर का आएगा सर, तो क्या इतना बड़ा लिखेंगे क्या? नहीं, फिर अपन क्या कर सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हो बस। लोक मंगल का भाव, रसों की प्रधानता, तो तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि एक तरह के, इन्होंने कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का अद्भुत चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो रसों की प्रधानता हो गई, अद्भुत रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा इसका भाषा, तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहां तहां अरबी फारसी को भी के भोजपुरी बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी इनमें मिल जाते हैं। चलिए, तब इसके आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, छंद में तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा और सवैया कविता आदि छंदों का प्रयोग किया है ना। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी शैली हो जाएगी और ये साहित्य में स्थान। चलिए, इसके बाद में जो अगला है ना, वो आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। यहाँ से ये तो अपने एमपी बोर्ड में आता नहीं है, यहाँ से रचना है। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, अनिमा है, बेला, आराधना, अपरा, गीत कुंज, नए पत्ते, जो जमे 3-4 याद रख लेना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये काव्यगत विशेषता हो। अच्छा, ये तो तरीका ये है, और शॉर्टकट तरीका ये भी आप लिख सकते हैं कि इनके काव्य में, यहीं से आगे लिख देना है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं, या तो फिर इस तरीके से आप लिख देना है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राष्ट्रीयता जाएगा। कला पक्षों की बात करें तो भाषा जो है भावों के अनुरूप इनकी बदलती जाती है। देश प्रेम तथा भक्ति परक की कविताओं में इनकी भाषा सरल है। शैली की बात करें तो निराला जी की 2 शैलियां स्पष्ट है, उत्कृष्ट छायावादी, ठीक है, गीतों में प्रयुक्त लंबी तत्सम एवं दुरूह शैली तथा सरल प्रवाह रूप में प्रचलित उर्दू के लिए शब्द व्यंग की चुटकुली शैली, जो भी आप